जी, तो अब आज हमने जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो 2 टॉपिक्स हैं। एक हमने डिस्कस करना है नया टॉपिक फंक्शन ओवरराइडिंग इन इनहेरिटेंस, ठीक है? तो फंक्शन ओवरराइडिंग और उसके बाद सेकेंडली हमने डिस्कस करना था जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो हमने लास्ट टाइम इसका ज़िक्र किया था कि कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं किया जाता, लेकिन कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर एक्चुअली किसी और तरीके से कॉल हो जाते हैं, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें हमने डिस्कस करनी है कि कैसे ये होती हैं। अ, ठीक है जी। तो सबसे पहले फंक्शन ओवरराइडिंग की बात कर लेते हैं। यूजुअली हम जो देखते हैं कि ये जो इनहेरिटेंस रिलेशनशिप आपको यहाँ दिखाया है, इसमें सर्कल पॉइंट से इनहेरिट हो रहा है और पॉइंट के पास प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स थे। जब हमने इनहेरिटेंस के साथ ये कीवर्ड पब्लिक का यूज़ किया है, तो ये पब्लिक का कीवर्ड एक्चुअली हमें जो इन्फॉर्मेशन देता है, आज मैं उसको थोड़ा क्लियरली बता देता हूँ क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता हमने इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते जाना है। तो ये जो मैंने इनहेरिटेंस से पहले पब्लिक लिखा है, इसे मतलब ये एक इनहेरिटेंस की टाइप है, ठीक है? तो इनहेरिटेंस की 3 टाइप्स होती हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। तो पब्लिक इनहेरिटेंस सबसे सिंपल इनहेरिटेंस होती है। इसका मतलब ये होता है कि बेस क्लास के अंदर जो चीज़ जिस एक्सेस के साथ डिफाइंड है, ठीक है? तो उसी एक्सेस के साथ ये डिराइव क्लास में आनी चाहिए एक्सेप्ट फॉर प्राइवेट, ठीक है? अब यहाँ से वो डिफरेंस है कि जो हमारी प्राइवेट डाटा मेंबर्स या प्राइवेट फंक्शंस होंगे किसी बेस क्लास में, उनकी इनहेरिटेंस थोड़ी-सी डिफरेंटली होगी। तो वो इनहेरिटेंस डिफरेंट मतलब अब इनहेरिटेंस में उसका डिफरेंस हमें नज़र आना शुरू हो गया। तो मैंने बताया ये है कि पब्लिक इनहेरिटेंस में प्रोटेक्टेड और पब्लिक डाटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस एग्ज़ैक्टली उसी एक्सेस के साथ डिराइव क्लास में आ जाते हैं। तो प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड बन के आ जाते हैं और जो पब्लिक होते हैं वो एग्ज़ैक्टली पब्लिक बन के डिराइव क्लास में भी ऐड हो चुके होते हैं। तो हमारे पास कोई स्पेशली अलहदा से हमें नहीं लिखना पड़ता कुछ, ठीक हो गया? लेकिन जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स होते हैं बेस क्लास के, उनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट होती है। वो बेस क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स डिराइव क्लास के अंदर आके एक्सेसिबल ही नहीं रहते। यानी कि अगर मैंने बेस क्लास में कोई प्राइवेट डाटा मेंबर रखा था, ठीक है? एक मेंबर मैं कह देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई होता है ज़ी, तो वो ज़ी जो था अगर वो प्राइवेट होता पॉइंट क्लास के अंदर, तो वो सर्कल क्लास के अंदर अगर मैं किसी फंक्शन में उसको यूज़ करने की, एक्सेस करने की कोशिश करता, वो एक्सेसिबल ही ना होता। ठीक है? तो मैं ज़ी लिखता तो एरर आ जाता कि सर्कल जो है वो ज़ी में एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है? लेकिन उसको यूज़ करने के ऑफ कोर्स तरीके मौजूद हैं कि अगर मेरे पास पॉइंट क्लास के अंदर कोई पब्लिक फंक्शन या प्रोटेक्टेड फंक्शन होता जो ज़ी को एक्सेस कर रहा होता, तो वो डेफ़िनिटली सर्कल कॉल कर सकता था और उस ज़ी को एक्सेस इनडायरेक्टली कर सकता था। ठीक है? ये एक बहुत बहुत अच्छा रैपर है अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, तो इसका बहुत अच्छी एक इम्प्लीमेंटेशन ये बनती है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ डाटा मेंबर्स या कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो सिर्फ़ पॉइंट को पता है कि कैसे ट्रीट की जा सकती है। सर्कल को उसकी ट्रीटमेंट के बारे में पता ही नहीं है, तो पॉइंट ऐसा करे कि पॉइंट की क्लास अपने पास उसको प्राइवेट बना ले डाटा मेंबर और उसकी ट्रीटमेंट के लिए अपने पब्लिक फंक्शंस डिफाइन कर दे। ठीक हो गया? तो अब जब इनहेरिटेंस भी करेंगे तो वो जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं पॉइंट क्लास में, वो सर्कल क्लास जो डिराइव क्लास है उसके अंदर जब आएँगे तो वो वाला जो ज़ी जो हमने प्राइवेट डिफाइन किए, उसे सर्कल डायरेक्टली एक्सेस करके चेंज नहीं कर सकेगा। सर्कल को उस केस में भी अपने जो डाटा मेंबर्स हैं, जो जो पॉइंट क्लास से उसने पब्लिक फंक्शन गेट किया था, रिसीव किया था, जो ज़ी को एक्सेस कर रहा था वही कॉल करना पड़ेगा, ठीक है? तो जो बेस क्लास है वो भी अपना कुछ पोर्शन अपने जो चिल्ड्रन क्लासेस हैं उनसे भी प्राइवेट रख सकती है और उनके लिए कोई पब्लिक इंटरफ़ेस या प्रोटेक्टेड इंटरफ़ेस प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है? तो ये है हमारी पब्लिक इनहेरिटेंस की पूरी डिटेल। पब्लिक इनहेरिटेंस में प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर इसी एक्सेस के साथ डिराइव क्लास में आ जाते हैं और प्राइवेट हिडन हो जाते हैं। जो हिडन हो जाते हैं उनको एक्सेस करने के लिए आपको बेस क्लास का ही कोई ऐसा एक्सेसर या म्यूटेटर फंक्शन जो पब्लिक या प्रोटेक्टेड है, उससे डिराइव क्लास में यूज़ करके आप उसको यूज़ कर उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? या एडिट कर सकते हैं। तो ये पब्लिक इनहेरिटेंस की पूरी डिटेल आज कंप्लीट हो गई। बाकी दोनों इनहेरिटेंस भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में आपको बता दूँगा। अच्छा, अब इसके बाद हुआ ये कि मैं डिस्कस कर रहा था फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग में ये होता है कि देखिए अगर आप
यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट क्लास है, इस पॉइंट क्लास के पास में हमारे पास एक सेट का फंक्शन है। हमने अगर इस एग्जांपल में देखें तो अभी फंक्शन ओवरराइडिंग नहीं हो रही है। अभी सिंपल ये हो रहा था कि जो आपकी बेस क्लास है उसमें एक फंक्शन है, डिराइव्ड क्लास ने एक और फंक्शन ऐड किया। पॉइंट जो आपकी बेस क्लास है उसमें 2 डाटा मेंबर्स हैं, जो आपकी डिराइव्ड क्लास है उसने एक और ऐड किया। तो इनहेरिटेंस में हम जो इनहेरिटेंस में हम जो बेस क्लास की फंक्शनैलिटी है उसको एनहांस कर सकते हैं डिराइव्ड क्लास के अंदर। जो प्रोटेक्टेड है इसका मैंने ये बताया था कि अ अच्छा जी, क्वेश्चन है कि प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में डाटा मेंबर्स इनहेरिट करने के लिए ये यूज़ होता है अच्छा नहीं, जो प्रोटेक्टेड है वो मैंने आपको ये बताया कि अभी तक हम जो नॉर्मली प्राइवेट देख रहे थे कि मेन में एक्सेसिबल नहीं है, किसी और क्लास के फंक्शंस में एक्सेसिबल नहीं है, वो एक्चुअली प्राइवेट की जगह प्रोटेक्टेड की डेफिनेशन थी, ठीक है? प्राइवेट जो इससे एडिशनल काम करता है वो ये करता है कि जब इनहेरिटेंस भी करते हैं तो प्राइवेट डाटा मेंबर्स डिराइव्ड क्लास में जाके हिडन हो जाते हैं। जबकि प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स एज इट इज प्रोटेक्टेड बन के आगे चले जाते हैं अगर हमने पब्लिक इनहेरिटेंस किए। बाकी दोनों इनहेरिटेंस में डिफरेंट तरह से जाते हैं, ठीक है? तो प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर ऐसे डाटा मेंबर्स या प्रोटेक्टेड फंक्शन ऐसे फंक्शंस हैं जो मेन या किसी और क्लास जिसका इस क्लास से कोई रिलेशनशिप इनहेरिटेंस का नहीं है उसमें एक्सेसिबल नहीं होते, ठीक है जी? जो प्राइवेट होते हैं वो इसके एडिशनली इनहेरिटेंस में भी आगे एक्सेसिबल नहीं होते, ठीक है? तो प्राइवेट थोड़ी स्पेशल चीज़ है, प्रोटेक्टेड वही चीज़ है जो हम पहले प्राइवेट प्राइवेट कहते थे जिसको। इनहेरिटेंस से भी प्राइवेट बनाने के लिए बेस क्लास के मेंबर अभी इन बातों को, अभी इन चीज़ों को थोड़ा-सा छोड़ें। सिर्फ़ ये ज़हन में रखें कि पब्लिक इनहेरिटेंस क्या है। बाकी चीज़ें मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में करानी है कि अगर मैंने बेस क्लास के मेंबर की एक्सेस चेंज करनी हो इन द डिराइव्ड क्लास तो कैसे करूँगा, ठीक है? ये नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट है। अभी सिर्फ़ ये रखिए ज़हन में रखें कि जब पब्लिक इनहेरिटेंस करते हैं तो क्या होता है। ऑफ़ कोर्स जो चीज़ें आप पूछ लें, ये बाकी दोनों इनहेरिटेंस की जो टाइप है जिसमें प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस है और प्राइवेट इनहेरिटेंस है, इसके थ्रू हैंडल की जा सकती हैं कि मैं बेस क्लास के डाटा मेंबर्स या मेंबर मेंबर फंक्शन जो इनहेरिट हो रहे हैं, उनकी एक्सेस चेंज कर दूँ। जी, अच्छा, अब अगर आप इसको एज़ अ होल देखें, शामिर आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ कि डिराइव्ड क्लास जो है उसके पास प्रोटेक्टेड मेंबर्स एक्सेस होते हैं कि नहीं। देखिए, जब मैंने इनहेरिटेंस की है 2 क्लासेस के बीच में तो बेस क्लास की सारी चीज़ें डिराइव्ड क्लास का पार्ट बनी, मतलब डिराइव्ड क्लास में आ चुकी हैं। एज़ इफ कि मैंने इसमें कोड लिख दिया है। तो अगर सर्कल क्लास का अपना कोई प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर होता तो एक्सेस होता ना। अपना कोई पब्लिक फंक्शन होता तो एक्सेस होता ना। तो एग्ज़ैक्टली यही चीज़ है कि जब उसने बेशक बेस क्लास से फंक्शन लिया है, बेशक इसका अपना फंक्शन था, अगर वो प्रोटेक्टेड बना है इसके पास आके, तो वो एक्सेस सर्कल के फंक्शंस में हो जाएगा, लेकिन मेन में एक्सेसिबल नहीं होगा। अगर पब्लिक बना है तो मेन में भी एक्सेस हो जाएगा और इसके अपने फंक्शन से तो ऑफ कोर्स एक्सेस हो ही जाएगा, ठीक है? तो जब प्राइवेट बन रहा है तो मेन में एक्सेसिबल नहीं है, कहीं और भी एक्सेसिबल नहीं है, इनफैक्ट वो फिर इनहेरिटेंस में भी हिडन हो जाता है, ठीक है? तो ये एडिशनल चीज़ थी। तो इस एग्ज़ाम्पल में हमने देखा है कि हमारे पास अब एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ़ किया ये कि जो फ़ंक्शन है ये एनहांस किया, एक नया फ़ंक्शन ऐड किया और इस तरह मैंने एक जो डाटा मेंबर्स है वो डाटा मेंबर है वो ऐड किए। तो जो क्लास बनी वो कुछ ऐसे बनी, ठीक है? अगर आपने सर्कल की क्लास शुरू से ही ऐसे बनाई होती तो डेफ़िनेटली प्रोटेक्टेड और प्राइवेट मेन में एक्सेसिबल ना होते, ना किसी और क्लास में एक्सेसिबल होते, लेकिन पब्लिक फंक्शंस एक्सेसिबल होते। और अगर आप इनहेरिटेंस कर देते सर्कल से किसी और क्लास की, तो प्रोटेक्टेड उस क्लास में चले जाते और एक्सेसिबल उस क्लास में होते। लेकिन जो प्राइवेट हैं वो उस क्लास में जाके हिडन हो जाते और एक्सेसिबल डिराइव्ड क्लास में भी ना होते। हाँ, लेकिन अगर हमने इसके लिए जैसे डबल आर के लिए यहाँ पे सेट आर का फंक्शन रखा हुआ है, ये सेट आर का फंक्शन पब्लिक है और अगर इनहेरिट हो जाए सर्कल से किसी और क्लास में, तो ये सेट आर को कॉल करके आप इस आर जो कि डबल है, जो जो कि प्राइवेट है सर्कल की क्लास में, वो उस डिराइव्ड क्लास में सेट आर फंक्शन के थ्रू इनहेरिट किया रीड या राइट किया जा सकता था। लेकिन डायरेक्टली अगर मैं आर को डिराइव्ड क्लास में रीड करने की कोशिश करता, एक्सेस करने की कोशिश करता, तो ना होता क्योंकि ये सर्कल ने अपने पास प्राइवेट डिफाइन किया था। ठीक है? तो प्राइवेट इज़ वेरी रिस्ट्रिक्टिव। इवन इनहेरिटेड क्लासेस कैन नॉट एक्सेस दिस प्राइवेट डाटा मेंबर। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि ये तो फंक्शन एनहांसमेंट थी या फंक्शनैलिटी एनहांसमेंट थी। अब हम कहते हैं कि हम अगर इसमें फंक्शन ओवरराइड करते तो कैसे कहते? तो फंक्शन ओवरराइड करने का मतलब ये होता है कि मैंने कोई नया फंक्शन नहीं बनाया, मतलब नया फंक्शन से मतलब ये है कि किसी नए सिग्नेचर से फंक्शन नहीं बनाया।
मैंने उसी सिग्नेचर से एक और फंक्शन बना दिया। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लें तो एक पब्लिक क्लास ए है, इसके अंदर प्रिंट का फंक्शन है, इस क्लास से इनहेरिट किया क्लास बी ने और उसके अंदर भी प्रिंट का फंक्शन सेम सिग्नेचर से बन गया। ठीक है? तो जब ये सेम फंक्शन बन गया है तो ये बी क्लास के पास तो 2 फंक्शन आगे प्रिंट किए, एक इसने अपना लिख दिया, एक इसने ए क्लास से भी ले लिए। ठीक है? तो 2 फंक्शन आ गए हैं बी के पास। अब ये जो 2 फंक्शन बी के पास आ गए हैं, ये फंक्शन ओवरराइडिंग हो गई है। जो ए क्लास का प्रिंट फंक्शन था उसको यहाँ पे मैंने बी के अंदर ओवरराइड कर दिए। अब होगा ये कि जब मैं बी के थ्रू प्रिंट का फंक्शन कॉल करूँगा तो ए वाला नहीं कॉल होगा, बी का अपना वाला कॉल हो जाएगा। ठीक है? तो इसे ओवरराइडिंग कह रहे हैं कि हम पुराने वाले फंक्शन को छुपा रहे हैं कि जो ए से आया था वो फंक्शन ना कॉल हो बी से। ठीक है? लेकिन अगर बी को ऑफ कोर्स ए से अगर इनहेरिट किया है तो उसे शायद ए के प्रिंट फंक्शन की ज़रूरत थी, तो उसे कॉल करने का सिग्नेचर हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा जी, हीरा आपका क्वेश्चन है कि कैन वी चेंज द वैल्यूज़ ऑफ डाटा मेंबर्स ऑफ बेस क्लास इन द डिराइव्ड क्लास यूजिंग द प्रोटेक्टेड। जी, एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा-सा और इसको डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स भी डिराइव्ड क्लास में आए हैं, अगर मैं डिराइव्ड क्लास का साइज़ चेक करूँगा, तो डिराइव्ड क्लास के साइज़ में वो प्राइवेट डाटा मेंबर्स का साइज़ भी एडेड होगा। लेकिन वो मेमोरी इसके अपने लिए भी एक्सेसिबल नहीं है। तो उसे एक्सेस करने के लिए अगर बेस क्लास ने ही कोई अपना प्रोटेक्टेड या पब्लिक मेंबर फंक्शन बनाया था जो उसको एक्सेस करता है, हम उसे यूज़ कर सकते हैं। और जब यूज़ करेंगे तो ऑफ कोर्स उस मेमोरी में चेंजेस भी होंगे, उस मेमोरी में रीड भी होगा। जी, तो अब कुछ कन्फ्यूजन्स कुछ चीज़ें मैं साथ-साथ डिस्कस करता रहता हूँ ना आपके साथ। तो अब मैं इनफैक्ट यहाँ से चेंज करता हूँ और जो एग्ज़ाम्पल स्लाइड पे लिखी है उनकी जगह वो तो आप लेक्चर में भी सुन लेंगे। मैं अपने कोड पे जो एग्ज़ाम्पल है, जो मैंने आईडीई में बनाई हुई थी, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये ज़्यादा बेहतर है कि बजाय इसके कि मैं पहले पूरा का पूरा लेक्चर स्लाइड्स रिवाइज़ करूँ, वही बातें दोबारा बोलूँ जो मैंने उस लेक्चर में भी बोली है। मैं डायरेक्टली उस चीज़ पे आ जाता हूँ जो कोड आपके साथ वहाँ पे डिस्कस शेयर नहीं हुआ। अच्छा सर, जब एक ऑब्जेक्ट बनाकर प्रिंट कॉल करेंगे इस केस में ए वाला प्रिंट कॉल होगा, राइट? अच्छा जी, आप ठीक है, मैं इसका आंसर यस ही दे दूँ, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाएँगे तो फिर वो मतलब डिटेल है कोई नहीं ना। अगर एक क्लास बनाई हुई थी, वो आगे बेशक इनहेरिटेंस में जितनी मर्ज़ी रिलेशनशिप में जाती है, लेकिन जो ए क्लास है अगर उसका अपना ऑब्जेक्ट है तो वो अपने मेंबर्स को तो एक्सेस करेगा ना, जो पब्लिक है उसको कॉल करेगा। इनफैक्ट हर चीज़ उस तरह से जो पहले हम पढ़ते रहे हैं वो होगी। ठीक है? अच्छा चलिए अब इस कोड में आ जाते हैं हम सबसे पहले। इनफैक्ट दूसरे कोड में जाते हैं। ये जो पॉइंट क्लास है, ठीक है? ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी। इसमें अगर आप देखें तो ये जो सेट का फंक्शन है, ये सेट का फंक्शन हमारे पास पॉइंट क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे इसको बनाया हुआ है 2 पैरामीटर्स के साथ। सर्कल क्लास के अंदर सेट का फंक्शन है और इसके पैरामीटर्स 2 नहीं, इसके पैरामीटर्स 3 हैं। ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग हो रही है। ठीक है? अच्छा, वैसे आप इसको फंक्शन ओवरलोडिंग भी कह सकते हैं, लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग के साथ ही ये फंक्शन ओवरराइडिंग भी है। दोनों चीज़ें हैं ये। ठीक है? तो दोनों चीज़ें ये कैसे हैं कि अगर अब मैं सर्कल की क्लास के अंदर ये सेट वाला फंक्शन कॉल करने की कोशिश करूँगा इस तरीके से, मैं इसको 2 पैरामीटर्स पास कर दूँ इस तरीके से, तो ये एरर आ जाएगा कि सेट का फंक्शन जो सर्कल की क्लास में है वो 3 पैरामीटर्स वाला है, वो 2 पैरामीटर्स वाला नहीं है। तो जो फंक्शन इस क्लास ने इनहेरिट किया था उसको लिखने से पहले मुझे फुली क्वालिफाइड नाम लिखना मस्ट है। ठीक है? तो जो वीडियो स्लाइड्स मैंने शेयर की उसमें जो लेक्चर शेयर किया उसमें ये वाली बात नहीं है कि अगर मैं खाली यहाँ पे सेट लिख दूँ और आप इसको सिर्फ ओवरलोडिंग समझें, तो ओवरलोडिंग नहीं हो रही। ठीक है? सर्कल क्लास के पास जो सेट का फंक्शन है, जब भी आप सर्कल से कॉल करेंगे तो वो एज्यूम करेगी कि आप अपनी क्लास का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ठीक है? लेकिन अगर आप दूसरा कॉल करने के लिए सिर्फ़ सिग्नेचर चेंज करके कॉल करने की कोशिश करेंगे, फंक्शन कॉल में 2 पैरामीटर पास करके कॉल करने की कोशिश करेंगे, तो वो कॉल नहीं होगी। इनफैक्ट जहाँ पे जो कंपाइलर ने काम किया, कंपाइलर ने ये कहा है कि जब 2 फंक्शन एक ही नाम से आ गए, तो इस फंक्शन का नाम ही फुली क्वालिफाइड से एक्सेसिबल होगा। ठीक है? उसके बगैर ये एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है? तो एक ये नई इन्फॉर्मेशन जो वीडियो लेक्चर में नहीं थी, जो मैंने आपको यहाँ पे ऐड की। अच्छा, इसके बाद ये होगा कि जो नीचे प्रिंट का फंक्शन अगर आप उसको देखें तो
ये प्रिंट का फंक्शन जो नीचे है, ये दोनों जगहों पे हमारे पास पॉइंट में भी विदाउट पैरामीटर्स है और सर्कल में भी विदाउट पैरामीटर है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्योर, आप इस तरह से कह सकते हैं, सेम सिग्नेचर के साथ आपने फंक्शन ओवरराइडिंग कर दी। ठीक हो गया। अब ये फंक्शन ओवरराइडिंग है। अब मैं सर्कल का ऑब्जेक्ट बना के प्रिंट कॉल करूंगा तो यही वाला प्रिंट कॉल होगा। हाँ, यहाँ अंदर अगर इसमें मैं किसी तरीके से पॉइंट का प्रिंट कॉल करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे फुली क्वालिफाइड नाम लिखना पड़ेगा। तो ये जो है, ये फंक्शन ओवरराइडिंग है। ठीक है, यहाँ पे ये इनफैक्ट दोनों फंक्शन ओवरराइडिंग है। यहाँ पे सिग्नेचर डिफरेंट होने के बावजूद ओवरराइडिंग थी, यहाँ पे सिग्नेचर भी आइडेंटिकल है और फिर ओवरराइडिंग है। इसी तरह पॉइंट 3D की क्लास के अंदर तो प्रिंट वाले ने कॉल भी किया है, यूज़ भी किया है एक्स वाई को प्रिंट करने के लिए अपने इनहेरिटेड फंक्शन को। तो मैं जहाँ पे जब हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए तो ऑब्जेक्ट्स ने p3 डॉट सेट जो पॉइंट 3D के लिए किया था, तो इसने अपना सेट कॉल किया जिसके अंदर से इनहेरिटेड वाला सेट कॉल हो गया और हम उसको तीनों डाटा वैल्यूज को सेट कर रहे थे यहाँ पे। प्रिंट करते हुए भी ऑफ कोर्स इसने जो पॉइंट 3D वाला है उसने अपना मैसेज प्रिंट करके फिर इनहेरिटेड वाला प्रिंट कॉल किया और इवेंचुअली उसने अपनी जो एडवांस्ड फंक्शनैलिटी थी वो भी ऐड कर दी इसमें। ठीक है, और साइकिल ने भी इस तरह से किया। तो अगर मैं इसको रन कर दूं तो यहाँ पे ये जो मैसेजेस प्रिंट हो रहे हैं ये ऐसे ही प्रिंट हो रहे हैं। मैंने जो आपको दिखाई थी कॉल वो ये वाली कॉल थी जो कि सर्कल क्लास की जो पॉइंट 3D क्लास की थी। तो उसने पहले अपना मैसेज प्रिंट किया, फिर उसने दो मैसेजेस प्रिंट किए, ये जो एक्स और वाई वाले हैं जो कि इनहेरिटेड फंक्शन को कॉल करके किए थे, फिर ये जी वाला प्रिंट किया जो कि इसका तीसरा अपना डाटा नंबर था। ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास फंक्शन ओवरराइडिंग। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा चलिए, तो फिर हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ और फिर दूसरा कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करना था वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास अच्छा स्ट्रक्चर्स में इनहेरिटेंस होती है। अकील आपने नो कहा है, क्यों? या तलहा आपने नो कहा है तो क्यों? कोई रीजन बता सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स में इनहेरिटेंस हो सकती है या नहीं हो सकती? अच्छा, क्वेश्चन ठीक है। अहमद अली आपने पूछा वाई, आपने वाई नॉट बोला है, ये आपका क्वेश्चन है या आपने आंसर कर दिए? स्ट्रक्चर्स में इनहेरिटेंस हो सकती है कि नहीं? जी बिल्कुल ठीक है। क्लासेस और स्ट्रक्चर एग्जैक्टली द सेम एक्सेप्ट फॉर दी डिफॉल्ट एक्सेस लेवल। ठीक है, तो जब आप डिफॉल्ट एक्सेस की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर्स में पब्लिक होती है और क्लासेस में प्राइवेट होती है। इसके अलावा दोनों बिल्कुल सेम है। तो इनहेरिटेंस भी होगी, पॉलीमॉर्फिज्म भी होगी, सब कुछ होगा। ठीक है, अहमद आपने बिल्कुल ठीक कहा है। गुड। अच्छा जी, तो अब हम इससे आगे चलते हैं। ये जो एग्जांपल्स थी इनको स्किप करके, जो स्लाइड्स पे एग्जांपल्स उनको स्किप करके हम आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके कंस्ट्रक्टर रूल के ऊपर। ठीक है जी, ये कंस्ट्रक्टर्स को कैसे यूज किया जा सकता है हमारी क्लासेस के अंदर। तो सबसे पहले जो कंस्ट्रक्टर्स को यूज करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो ये आपने देखनी है कि जब हमारे पास जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो हमारी डिराइव्ड क्लास है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो डिराइव क्लास के अपने डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने का तो उसको पता है, लेकिन जो पहली उसकी पेरेंट क्लास थी, पेरेंट क्लास ने भी अपने डाटा मेंबर्स तो इनिशियलाइज करने पहले भी बताए थे, यानी कि उसने अपने कंस्ट्रक्टर तो लिखे ही थे ना। तो जब बेस क्लास ने या पेरेंट क्लास ने अपने कंस्ट्रक्टर लिखे थे तो क्यों हम दोबारा से लिखें कोई और चीज उन डाटा मेंबर्स के लिए जिन डाटा मेंबर्स को इस स्पेसिफिक पेरेंट क्लास ने खुद भी इनिशियलाइज करना बताया था। तो यही लॉजिक यूज करते हुए इसी इसी कॉन्सेप्ट को, इसी लॉजिक को देखते हुए हम ये कहते हैं कि डिराइव क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उन डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने की है जो उसने खुद इनहेंस किए। जो इनहेरिट किए थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसको लेने की जरूरत नहीं है। वो पेरेंट क्लास ने इनिशियलाइज करने का तरीका अपने कंस्ट्रक्टर में उनको बता दिया है। तो एग्जैक्टली
इसको यूज़ करते हुए ही इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है इनहेरिटेंस की, कि एग्जाम्पल में अगर आप देखें, अगर हमारे पास ये 2 क्लासेस हैं, क्लास ए के अंदर 2 कंस्ट्रक्टर हैं, पेरेंट क्लास के अंदर एक डिफ़ॉल्ट है और एक इनहेरिटेड है, एक पैरामीटराइज़्ड है, और क्लास बी के अंदर जो इनहेरिट हुई है क्लास ए से, यहाँ पे अपना एक कंस्ट्रक्टर है जो कि पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर है। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो हम बी क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाएँगे, तो बी क्लास के ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले ये काम होगा कि ये वो डाटा मेंबर, अगर कोई डाटा मेंबर होता जो कि ए का था, उसको इनिशियलाइज़ करने के लिए, या इन जनरल वो सिर्फ़ ए को ही कह देगी बी क्लास कि जो कुछ आपने इनिशियलाइज़ करना है पहले वो इनिशियलाइज़ कर लेगी, उसके बाद बी अपने डाटा मेंबर्स या अपनी फंक्शनैलिटी परफ़ॉर्म करेगी। तो बी के कंस्ट्रक्टर की बॉडी में आने से भी पहले जैसे इनिशियलाइज़र लिस्ट होती है, एग्ज़ैक्टली उसी तरह से ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। यहाँ पे देखें, अगर कुछ भी मेंशन्ड नहीं है तो जो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है वो कौन-सा कॉल होता है, जब किसी कंस्ट्रक्टर का मेंशन ना किया हो। जब किसी कंस्ट्रक्टर को मेंशन ना किया हो तो कौन-सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है? डिफ़ॉल्ट, ठीक है? तो ए का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट में अगर आप देखें, तो हालाँकि मैंने सिर्फ़ बी का ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर ही कॉल होने हैं और कुछ भी नहीं होना। तो बी के कंस्ट्रक्टर की बॉडी में जाने से भी पहले जो मैसेज प्रिंट हुआ वो ए डिफ़ॉल्ट प्रिंट हुआ है। ये जो ए डिफ़ॉल्ट मैसेज प्रिंट हुआ है, ये मैसेज ए का कंस्ट्रक्टर, ये वाला डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, तो वहाँ से प्रिंट हुए। उसके बाद बी की बॉडी में आए और बी का मैसेज प्रिंट हुआ, ठीक है जी? तो ये थी हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉलिंग की सबसे पहली एग्ज़ाम्पल। इसके बाद जो एक्चुअल सिंटैक्स है उसमें ये भी अलाउड है कि आप अपनी बेस क्लास जो है उसका अपनी मर्ज़ी का कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर सकते हैं। आप चाहें तो जो कंस्ट्रक्टर आपको रिक्वायर्ड है वो कॉल करें। तो यहाँ पे हमने किया ये कि एक क्लास सी बनाई है, उस क्लास सी के अंदर हमने जो कंस्ट्रक्टर कॉल किया, अब ये अगर देखिए आप, तो हमने जो एग्ज़ैक्टली वही अ, इनिशियलाइज़र लिस्ट वाला सिंटैक्स होता है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बता ये रहा था कि जो अभी रिपीट करने का आप कह रहे हैं, तो मैं बता ये रहा था कि जब भी डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो वो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और उसका कंस्ट्रक्टर जिस तरह इनिशियलाइज़र लिस्ट को अपनी बॉडी से पहले एग्ज़ीक्यूट करता है, इसी तरह अपनी जो पेरेंट क्लासेस हैं, जिनसे ये इनहेरिट हुई हुई है, उनके कंस्ट्रक्टर को अपने से पहले कॉल करता है। इनफैक्ट इसकी लॉजिक यही है कि वो इनिशियलाइज़र लिस्ट में लिखा होता है। अगर आप किसी कंस्ट्रक्टर का नाम नहीं लिखेंगे इनिशियलाइज़र लिस्ट में, तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का नाम खुद ही कंपाइलर ऐड कर देगा। तो पिछली एग्ज़ाम्पल में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था ए क्लास का। यहाँ पे मैंने ये एग्ज़ाम्पल दिखाई है कि वी कैन कॉल अ कंस्ट्रक्टर ऑफ आवर ओन चॉइस। यहाँ पे ए का पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर मैंने खुद कॉल कर लिया फ्रॉम द इनिशियलाइज़र लिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास सी। ठीक है? तो सी का जो कंस्ट्रक्टर था उसमें इनिशियलाइज़र लिस्ट वाला सिंटैक्स ही यूज़ किया मैंने, और यहाँ पे ए के पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। अब जो नई चीज़ है वो ये है कि पहले इनिशियलाइज़र लिस्ट में हम लोग लिखते होते थे डाटा मेंबर का नाम और आगे उसकी वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास कोई डाटा मेंबर तो नहीं है जिसको स्पेसिफिकली हम कह रहे हो, तो यहाँ पे उसी क्लास का नाम आ जाएगा जिस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। तो ये जो ए कैपिटल लिखा हुआ है, ये क्लास का नाम है। क्लास का नाम और आगे ब्रैकेट में उसके पैरामीटर्स। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में 1 की जगह 2, 3, 4 जितने मर्ज़ी पैरामीटर हैं, वो सारी यहाँ पे लंबी सी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है? तो आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो उसके सारे के सारे आप पैरामीटर्स भी यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर इस केस में आप देखें तो ये सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने पे हमारे पास जो कॉल हुआ है कंस्ट्रक्टर, दैट इज़ ए पैरामीटराइज़्ड, और उसके बाद सी का अपना कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। जी, अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने रिपीट ये किया कि जब इनहेरिटेंस रिलेशनशिप होता है, यहाँ पे देखिए क्लास सी क्लास ए से इनहेरिटेड है। तो सी क्लास का जो कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, इस कंस्ट्रक्टर के कॉल होने से पहले, इनफैक्ट मैं ये ईंट सारी रिमूव करता हूँ पहले, उसके बाद बात करता हूँ। ये क्लास सी को अगर आप देखें तो इनहेरिट हुई हुई है क्लास ए से। अगर ये क्लास ए से इनहेरिट की हुई है, तो जब सी क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम लिखेंगे, तो जो पिछली एग्ज़ाम्पल थी उसमें मैंने कंस्ट्रक्टर के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, ठीक है? एम्प्टी था। डायरेक्टली उसकी बॉडी लिखी हुई थी। तो अगर उसकी डायरेक्टली बॉडी लिखी हुई थी तब भी, और अगर मैं चाहूँ तो अपनी मर्ज़ी से स्पेसिफिकली मेंशन भी कर सकता हूँ कि मुझे ए क्लास जो पेरेंट क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कौन-सा कॉल करना है, ठीक है? तो अगर मैं नहीं लिखूँगा तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा पेरेंट क्लास का, अगर मैं लिख दूँगा तो जो कंस्ट्रक्टर लिखूँगा